देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे हेलोजन डेरिवेटिव पार्ट 2। सर हेलोजन डेरिवेटिव तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन आप पहले ये बताओ कि ये बोर्ड की बजाय आप पेपर पेन पे क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा पेपर पेन पे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी नी में चोट लगी है और मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इधर मैं काफ़ी डॉक्टर के यहाँ गया। अभी ये है बेसिकली बात कि मैं बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। पेनफुल क्या, मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ अभी, तो ये हालत है। तो आपको मुझे 2 हफ्ते देने पड़ेंगे कम से कम, 2 हफ्ते, या उसके पहले जैसे ही मेरी थोड़ा सा भी मैं ठीक होऊंगा, मैं खड़े होकर बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतनी देर बैठने मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक इवन फॉर मी, क्योंकि बोर्ड पे फील आती है पढ़ाने की, इस पर मुझे फील नहीं आएगी। हो सकता है आपको भी उतनी फील नहीं आए, लेकिन बट फॉर 15 डेज 10 to 15 डेज यू हैव टू एडजस्ट। और सर अगर मान लीजिए आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं क्या करूँगा, वीडियो के लास्ट के जो 1 या 2 मिनट होगा, जब मैं आपको, आपने देखा होगा जब भी क्लास खत्म होती है मैं थैंक यू बोलता हूँ, तो आफ्टर थैंक यू मैं क्या करूँगा, जितने भी मैं नोट्स इस पेपर पे लिखूँगा वो उस वीडियो में डाल दूंगा। और एक काम और, या इसका स्कैन करके मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है ना, स्कैन करके इसको ग्रुप पे ही डाल दूंगा। तो आप देखिए इस वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी आ गए होंगे, ये वाले वीडियो के साथ में मैम को बोल दूंगा तो वीडियो भी आएगा और नोट्स भी आएंगे, ठीक है। अब देखिए पेपर पेन पे ये मेरा पहला वीडियो है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा अजीब सा बने और आपको अजीब सा लगे भी, लेकिन बियर विद इट। और मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा भी ठीक होऊंगा मैं बोर्ड पे पढ़ाने लगूंगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है ऐसे बैठ के पढ़ाना, ठीक है। अब देखिए हेलोजन डेरिवेटिव में मैं याद दिलाता हूँ, हमारे 3 पार्ट थे। पार्ट 1 एल्काइल हैलाइड RX, पार्ट 2 था हमारा एराइल हैलाइड, और पार्ट 3 है हमारा क्लोरोफॉर्म। हमने ये कर लिया था, इसकी प्रॉपर्टीज कर ली थी, इसकी प्रिपरेशन कर ली थी, इसकी हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे, ठीक है। ये हमारा पूरा बचा है। तो हम कर रहे थे क्या, एराइल हैलाइड, ठीक है। हम कर रहे थे पार्ट 2 एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड में हम पहले क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे प्रॉपर्टीज। अभी प्रिपरेशन नहीं की, प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। पहला टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा टाइप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा टाइप रिएक्शन विद मेटल्स, और चौथा टाइप रिडक्शन, ठीक है। प्रैक्टिकली ये तीनों हम कर ही चुके हैं, रिवीजन करा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये थी स्पेशली फॉर मेडिकल, स्पेशली फॉर मेडिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, ठीक है भाई। तो हमने पहला करा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये SN1 और SN2 से रिएक्ट नहीं करती हैं। इनकी मैकेनिज्म 2 अलग टाइप की थी। मैकेनिज्म क्या थी, पहली मैकेनिज्म कौन सी थी, एडिशन एलिमिनेशन, जिसको ऐसे लिख देते हैं AE, ठीक है। दूसरी मैकेनिज्म कौन सी थी, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइन। ये वाला सिलेबस में भी नहीं था, तो सर पढ़ाया क्यों? ये जो बेंजाइन वाला लेक्चर है इसके केवल 15 मिनट शुरू के सिलेबस में है, अदरवाइज ये सिलेबस में नहीं है। सर पढ़ाया क्यों अगर ये सिलेबस में नहीं है? बेटा इसलिए पढ़ाया क्योंकि नीट और एम्स में 3 साल पहले, नीट और एम्स में 3 साल पहले इस पे क्या है, सवाल आ चुका है। नीट में भी आ चुका है, एम्स में भी आ चुका है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है ये। और एडवांस वाले पूछ ही सकते हैं, एडवांस वाले इतना हेडेक नहीं लेते, IT एडवांस, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हमने यही पढ़ा था, लास्ट हमने टॉपिक ये पढ़ा था। तो अब हम यानी ये पढ़ चुके हैं, अब हमें ये पढ़ना EAS, ठीक। तो हेडिंग डालिए टाइप 2 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड। पूरा लिखो,
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। अब देखो आपको पता है कि भाई हेलोजन क्या होते हैं, याद करो। प्लस आर से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाते हैं क्या, इन द रिंग बाई प्लस आर इफेक्ट, है कि नहीं। दूसरा लेकिन इसमें क्या होता है, माइनस आई से ये कम करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम करते हैं इन द रिंग बाई माइनस आई इफेक्ट। जनरली क्या होता है, जनरली प्लस आर इज मच ग्रेटर देन माइनस आई, बट इन केस ऑफ हेलोजेंस एक्सेप्शन होता है, ये होता है, याद है आपको, हेलोजन के केस में एक्सेप्शन होता था, यानी इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर से ज़्यादा है, इसीलिए ये नेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल यानी EAS, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल यानी EAS, या फिर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन द रिंग की अगर हम बात करें तो कौन ज़्यादा एक्टिव होगा फॉर EAS, बेंजीन, एज कंपेयर टू हेलोबेंजीन। ठीक, तो हम ये क्या बोलेंगे कि हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब कि जो लेस रिएक्टिव देन बेंजीन हो फॉर EAS। ठीक, तो अब देखो यहां लिखो नोट, दो हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट। क्यों, देखो प्लस आर की वजह से ऑर्थो पैरा पे क्या आया, डेल्टा माइनस, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां पर आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, तो लिखो दे आर द ओनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स EAS। ये देखो, ये ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, जनरली ये वाला मेजर बनता है, ये वाला माइनर बनता है, हालांकि इसकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, तो अब हम सब में वही रिएक्शंस पढ़ेंगे, कौन कौन सी। पहला भाई हेलोजिनेशन, 4 रिएक्शंस हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक, तो देखो हेलोजिनेशन, तो ये देखो सपोज ये है, ठीक, इसकी रिएक्शन Cl2 AlCl3 से करा दी, तो ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये देखो, ये मेजर, ये माइनर। ठीक, ये देखो, ये Cl है, इसकी करा दी Br2 AlBr3 के साथ, तो ये देखो ऑर्थो प्लस पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर। ठीक है, ये हो गया हेलोजिनेशन। दूसरा क्या हो गया भाई, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है भाई, ये देखो, अब मैं क्लोरो ही ले रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल। क्या लेते थे सल्फोनेशन में, याद करो, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके साथ हीट करते थे। ये देखो, यही वाला मेजर बनेगा, ये वाला माइनर बनेगा। ठीक, दूसरी रिएक्शन हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, अगला क्या था, नाइट्रेशन। इसमें याद है सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल होता था SO3। ठीक है, तीसरा देखो नाइट्रेशन,
नाइट्रेशन में क्या ले लेते थे? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। हीट करो तो क्या होगा? NO2 आ जाएगा किस पे? ऑर्थो पे प्लस पैरा पे। पैरा वाला क्या हो जाएगा? मेजर। ठीक है, अगला देखो, अगला देखो डी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखो एल्काइलेशन। तो RX, आपको पता है कैसे लेते थे भाई? या तो लुईस एसिड ले लो RX के साथ, ठीक है, या तो अल्कोहल ले लो किसके साथ भाई? प्रोटॉन एसिड H+, या फिर लुईस एसिड के साथ, या फिर एल्कीन ले लो। एल्कीन किसके साथ लोगे भाई? H+ तो लेना ही पड़ेगा, और चाहो तो लुईस एसिड भी ले सकते हो। तो क्या होगा? बस ऑर्थो पे आ जाएगा प्लस पैरा पे आ जाएगा। ये ऑर्थो वाला प्लस पैरा, ये हो गया मेजर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ट्राई करो। हाँ भाई करो ट्राई। तो इसमें याद करो AlCl3 ये काटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, रीअरेंज तो करेगा ही नहीं। तो ये देखो, एक ये बन जाएगा प्लस एक ये बन जाएगा। ठीक है, मेजर यही वाला बनेगा। इसमें भी देखो ये टूटेगा, ठीक, ये वाला मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी यही क्या थी? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलो भाई, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ, चलो एसाइलेशन भी कर लेते हैं। CH3 COCl AlCl3। ठीक है ना? अब बताओ, ये यहां से टूटेगा, COCH3 आ जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल, है कि नहीं? याद करो, इसको एसिटोफिनोल बोलते हैं। तो ये ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल, और ये देखो पैरा पे है तो पैरा क्लोरो एसिटोफिनोल। ठीक है, तो ये इसके रिएक्शन हो गए टाइप 2 वाली। ये बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इसके आने के मुझे चांसेस लगते नहीं है। देखो टाइप 3, रिएक्शन विद मेटल। ठीक, रिएक्शन विद मेटल। तो मेटल में हम कौन सा पढ़ेंगे? पहले विद Mg, फिर हम पढ़ेंगे विद सोडियम, फिर हम पढ़ेंगे विद कॉपर। ठीक है, 3 हम पढ़ेंगे। तो पहला लिखो विद Mg। तो विद Mg आपको पता है भाई कि क्या बन जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये देखो Mg ड्राई ईथर। सर ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर ड्राई ईथर का मतलब क्या है? जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? ड्राई का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाटर। तो अगर वाटर रहेगा तो ये देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये खुद ही एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? वाटर के साथ। दीक्षा
ये दरवाजा खुला छोड़ दिया, सारी सीटीटी की आवाज आ रही है। ये भी दरवाजा बंद कर लो, रिंकू की बंद करा दो सीटी। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgX। ठीक है। अब इसकी किसी भी, अब ग्रिग्नार्ड की बहुत सारी रिएक्शन होती है, लेकिन अभी तक हमने एक ही पढ़ी है, विद एसिड। एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, एसिड H+ दे देगा, तो ये देखो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे ही चुका हूं। लिखते रहो, Mg ड्राई ईथर, ये जो बना इसकी रिएक्शन D2O से कराओ, फिर Mg ड्राई ईथर जो बना इसकी रिएक्शन D2O से कराओ। तो इसमें पहले क्या बन जाएगा, देखो PH MgBr बन जाएगा, MgCl बन जाएगा, सॉरी ये तो Cl है। ठीक है, D2O में क्या होगा, D2O एसिड है, वाटर है, जैसे H2O वैसे D2O, तो ये D+ देगा, तो ये D+ और PH- क्या बन जाएगा, PHD। ये बन जाएगा। ठीक है, अब Mg ड्राई ईथर, इसमें देखो फिर से ऑप्शन है कि अब यहां बनाएगा कि यहां बनाएगा। तो आपको पता है कि कभी भी Ri, RBr और RCl में ऑर्डर हमेशा रिएक्टिविटी का ये होता है। अरे सर याद करो, आपने तो हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये पढ़ाया था, ये तो बेंजीन वाला है, आपने हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था कि तीनों का रेट सेम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो भी जब किससे कर रहे थे, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ये देखो ये आएगा, इन दोनों में ये आसानी से ब्रेक होगा, इसलिए यहां पर बनेगा MgBr। फिर D2O है, तो यहां पर आ जाएगा D। ठीक है, अब देखिए बेटा, मुझे पता है कि हो सकता है आपको इसमें दिक्कत हो रही हो, लेकिन मैं खुद ऐसे बेटा पेन पेपर पे नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, तो प्लीज़ कोऑपरेट। ठीक है, मुझसे बिल्कुल अभी नहीं खड़ा हुआ जा रहा है। 10 दिन मैंने बोला है आपको, हो सकता है मैं हफ्ते भर में ही बोर्ड पे आ जाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट। ठीक है, तो ये Mg के साथ हो गई बेटा, ये रिएक्शन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये वाली। ये आपको याद हो, मैं 2-3 बार करा चुका हूँ सेम यही वाला सवाल, बार बार करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो विद सोडियम, तो विद सोडियम तो आपको पता ही है भाई कि विद सोडियम जो है वो कौन सी रिएक्शन होती थी, वुड्स रिएक्शन, याद है आपको। देखो विद सोडियम, तो याद करिए RX प्लस सोडियम प्लस RX, सोडियम ड्राई ईथर। सोडियम ड्राई ईथर मतलब वुड्स रिएक्शन, तो क्या बन जाता था, RR मतलब ये क्या बन जाता था, सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, ये क्या बनता था, सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक, इसी तरह मान लो ये देखो ड्राई ईथर, इसको हटाओगे, RX को भाई RR बना दोगे, तो क्या बना दोगे, PH है ना। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, बाईफिनाइल या फिर डाईफिनाइल।
बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल। ठीक है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को क्या बोलते थे? वुड्स रिएक्शन, ध्यान रखना। जब ये एल्काइल हैलाइड था तब इसको बोलते थे वुड्स रिएक्शन। जब इसको क्या बोलोगे? एराइल हैलाइड, तब इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन और ये कौन सी रिएक्शन है? फिटिंग रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन और एराइल हैलाइड के साथ ये फिटिंग रिएक्शन। ठीक है। अब देखो, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो, जैसे कि ये देखो, अब बताओ सोडियम ड्राई ईथर, तो क्या होगा? याद करो, दो जब बनाते थे तो अनसिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करते थे। ये मान लो R डैश हो गया और ये R हो गया, तो क्या क्या बनता था? R R डैश, ये देखो, प्लस R R प्लस R डैश R डैश, ये बन जाते थे। तो ये देखो क्या बन गया? एल्काइल बेंजीन। ठीक है, ये बन गया प्लस NaX। ठीक, ये हो गया बेटा आपका। तो अब इस रिएक्शन को वुड्स बोलते थे, इसको फिटिंग बोलते थे। तो बताओ इसको क्या बोलोगे? ये ना ही वुड्स है ना ही फिटिंग है, लेकिन दोनों को मिलके बनी है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब सोच के बताओ इस रिएक्शन की खास बात क्या हो सकती है? तो लिखो खास बात ऑफ दिस रिएक्शन, खास बात ऑफ दिस रिएक्शन। तो लिखो, सपोज वी वांट टू प्रिपेयर एन प्रोपाइल बेंजीन। ये सपोज वी वांट टू प्रिपेयर एन प्रोपाइल बेंजीन। अब आपने ये बनाना है, ठीक है, फ्रॉम बेंजीन। अब मुझे बताओ, अगर बेंजीन से आपने ये बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? सर बड़ा ही सिंपल है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दो। बेटा करा दो फ्रीडल क्राफ्ट। सर ये ले लो, ये आपने फ्रीडल क्राफ्ट ले ली, ये आपने RX ले लिया और ये आपने क्या ले लिया? AlCl3। ठीक, तो सर ये देखो, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा, होगा तो, लेकिन ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? ये देखो, बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये देखो, और ये टॉपिक मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में भी पढ़ा चुका हूँ। ये कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, फिर क्या होगा? ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये फिर बेंजीन के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा? ये देखो, अब बेंजीन की जगह नहीं तो मैं पीएच लिख दे रहा हूँ। इसका क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। तो इसी तरह अगर तुम ये बनाने की कोशिश करो, सपोज 4 कार्बन लगाने की कोशिश करो, तो भी क्या होगा? रीअरेंज हो जाएगा। मतलब कि क्या है कि तुम नॉर्मल लंबा एल्काइल ग्रुप अनब्रांच जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट से नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये जो बड़ा ग्रुप जैसे ही तुम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से लगाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? बीच में क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। और वो कार्बोकेटाइन क्या होगा? रीअरेंज कर जाएगा। और वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर जाएगा, उससे क्या होगा कि आपका ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो खास बात, तो पहली बात तो लिखो, अब ये खास बात के बाद लिखो कि by Friedel Crafts alkylation, it is not possible by Friedel Crafts alkylation, it is not possible to prepare long chain alkyl group, या ऐसे लिखो, to attach long chain नॉर्मल एल्काइल ग्रुप्स। नॉर्मल एल्काइल ग्रुप्स कौन से? ब्रैकेट में लिखिए अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स ऑन बेंजीन रिंग, बिकॉज फर्स्ट कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड, because in Friedel Crafts alkylation or alkylation,
first carbocation is formed which comma if it is 1 degree, ये 1 डिग्री है ना, फिर से कॉमा विच अंडरगो रीअरेंजमेंट, विच विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। ठीक है, this carbocation when attached to benzene ring, जैसे ये will produce branched alkyl group, ये देखो ब्रांच है ना, ये देखो ये मेन चेन है, ये ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, तो लिखो फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू प्रिपेयर एन प्रोपाइल बेंजीन from benzene, then it is not possible by Friedel-Crafts alkylation. Then it is not possible by Friedel-Crafts alkylation. Because if we try to make N-propyl benzene by Friedel-Crafts alkylation, isopropyl benzene will be formed. Isopropyl benzene will be formed due to, ब्रैकेट में लिख लो, due to rearrangement of carbocation. ठीक, तो सर ये तो आपने हमें इतनी देर से बताई क्या कमी, किसकी? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की। लेकिन सर पढ़ा क्या रहे थे आप? पढ़ा तो रहे थे हमें क्या? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आप हमें क्या पढ़ा रहे थे? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब हमें कमी बता रहे हो किसकी? इसकी। इसका मतलब क्या है? तो लिखो फिर पैराग्राफ चेंज करके। अब इसके बाद अब मैं उम्मीद है कि आप ये सब लिख लोगे। ठीक है, ये बना के दिखा दोगे कि ये नहीं बनता है और ये बन जाता है। इसके बाद लिखो कि इन वुड्स फिटिंग रिएक्शन कार्बनाइंस आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? कार्बनाइंस आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। हेंस in Woods fitting reaction carbanions are formed as intermediate, hence rearrangement का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, hence rearrangement का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, rearrangement का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, याद करो वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म। पहले अब ये मैं करा देता हूं, ठीक है, जिससे मेडिकल वाले बच्चे मैकेनिज्म छोड़ सकते हैं। पहले मैं एग्जांपल कराता हूं। अब देखो एग्जांपल, भाई जिसको मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है वो छोड़ सकता है मैकेनिज्म। एग्जांपल देखो, सपोज मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ कराऊं, ठीक है, सोडियम ट्राई ईथर, तो मैं यहां पर ये कंपाउंड बना दूंगा। ये देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में तो बनेगा ही नहीं, लेकिन इसमें ये बनेगा। सर ये भी तो बनेंगे साइड प्रोडक्ट। हाँ बेटा, और ये क्या बन जाएगा? NHCN 6 बन जाएंगे ना। सर ये भी साइड प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ सर, इसकी वजह से इसकी यील्ड कम होगी। हाँ, लेकिन बनेगा तो कुछ तो बनेगा। फ्रीडल-क्राफ्ट में तो बनेगा ही नहीं। ये देखो एग्जाम्पल 2, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सपोज तुम ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, इसकी सोडियम ट्राई ईथर से करा दो, तब भी क्या होगा? ये एज इट इज आ जाएगा, नो रीअरेंजमेंट। क्यों सर रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता? रटना तो याद रखो कि क्या बन जाता है? कार्बनाइन। सर कार्बनाइन कैसे बनता है? वुड्स की मैकेनिज्म याद करो। ये मैं सारा बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में समझा भी चुका हूँ। ठीक है, ये बन गया। ठीक, ये बन गया। ठीक है, अब मान लो मैं फिर बड़े बड़े ग्रुप लगाना चाहूँ इस पे,
अब ये देखो, यही मैं AlCl3 के साथ करूंगा सपोज रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तब क्या बनेगा मेजर, ये बन जाएगा क्यूमीन। ठीक है, अगर मैं इसकी फ्रीडल क्राफ्ट के साथ करना चाहूँ AlCl3 के साथ, तब देखो ये बनेगा, ये देखो, क्योंकि ये H यहाँ हो जाएगा, फिर टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये सब हम कर चुके हैं, इसको सोच के देखो यही क्यों बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वुड्स फिटिंग में हमें क्या मिल जाती है, रीअरेंजमेंट से मुक्ति। तो लिखो, वुड फिटिंग रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं कराना है, तो मेडिकल वाले छोड़ सकते हैं इस बात को। भाई सिंपल सी बात है, याद करो मैकेनिज्म वुड्स की। वुड्स की मैकेनिज्म क्या थी, RX प्लस सोडियम आता था, तो क्या बन जाता था, R माइनस Na प्लस क्या बन जाता था, NaX। फिर ये अगले RX पे अटैक करता था, याद करो, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था। इसमें खुद सोचो, जो इंटरमीडिएट है वो कौन है, कार्बोनाइन। तो कार्बोनाइन्स आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है, कार्बोनाइन्स आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। इसीलिए क्या होता है, इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है। तो लिख लो, इन दिस रिएक्शन कार्बोनाइन्स आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, हेंस रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये हो गए सर कॉपर वाला, पहले तो हमने नहीं पढ़ा। अब देखो कॉपर वाला नया है, वो इंपॉर्टेंट भी है। विद कॉपर, तो कॉपर के साथ देखो क्या होता है, कॉपर भी मेटल है सर, सोडियम क्यों नहीं। अरे यार, जैसे सोडियम मेटल है वैसे कॉपर मेटल है, इसके साथ ज्यादा अच्छी रिएक्शन है। ये एक अलग साइंटिस्ट ने इसके साथ रिएक्शन करके दिखाई। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, उल्लू मैन। सर उल्लू मैन नहीं, उलमैन। तो ये देखो, कॉपर लोगे तो क्या बन जाएगा, CuX2, ये दोनों को ले लेगा और ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, प्लस PH को कैसे लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट क्या होगा, आयोडोबेंजीन ले लो। क्यों, क्योंकि ये आसानी से ब्रेक होगा। आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ हीट करो, बस ऐसे लिखा है। तो आपको समझना चाहिए कि इसमें क्या होगा, कॉपर के साथ हीट कर रहे हैं मतलब ये निकलेगा और आपका ये बन जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं उलमैन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें ड्राई ईथर की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली उलमैन ने आयोडीन के साथ लिया था क्योंकि इसका ब्रेक होना भी इजी होता है। तो ये देखो बाइफिनाइल, इसका नाम क्या है, बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल, और इसको पूरा नाम क्या है, उलमैन बाइएराइल सिंथेसिस। बाइएराइल या डाइएराइल, एराइल मतलब ये एराइल ग्रुप है, ये दोनों एराइल है, तो डाइएराइल सिंथेसिस, उलमैन डाइएराइल सिंथेसिस। ठीक, फिर देखो इसका टाइप 4, मतलब टाइप 3 हो गए। 3 टाइप कौन कौन से हो गए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहला, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा हम कौन सा कर रहे हैं, तीसरा हमने ये किया रिएक्शन विद मेटल। अब देखो टाइप 4 क्या है, रिडक्शन ऑफ हेलोबेंजीन। ठीक, ये देखो इसकी रिएक्शन करा दो, निकल एल्युमिनियम एलॉय प्लस NaOH। ठीक है, निकल एल्युमिनियम एलॉय प्लस NaOH, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H माइनस देगा। तो H माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। आपको केवल ये याद रखना, सर समझ में नहीं आया, कि ये रट लो कि जब ये लेते हैं तो इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन क्यों, क्योंकि क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस ये हटेगा। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रख रहा हूं। अब इसमें हमें पार्ट 2 में क्या बचा है, प्रिपरेशन बची है। सर इतना छोटा वीडियो आप बना रहे हो, ऐसा कैसे हो गया। तो ये मेरा पहला वीडियो है इसका पेपर पे लिखने का। तो मुझे एक बार खुद का वीडियो देखना है कि भाई ये वीडियो बना कैसा है, इसमें क्या कमियां हैं, उस कमियों को, इसमें जो भी कमियां हैं
उसको मैं देखूंगा अभी और अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा।